अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज हमने फर्स्ट ईयर फिज़िक्स का चैप्टर नंबर 9 स्टार्ट करना है, जो कि है वेव्स से रिलेटेड। अच्छा, सबसे पहले तो हमें ये पता होना चाहिए कि वेव बेसिकली होती क्या चीज़ है। तो हम कहते हैं कि जब भी आप किसी भी मीडियम के अंदर डिस्टर्बेंस प्रोड्यूस करवाते हैं ना, तो मीडियम में डिस्टर्बेंस प्रोड्यूस करवाने के रिज़ल्ट में जो चीज़ बनती है उसे हम वेव कह रहे होते हैं। ठीक है। अब मीडियम क्या होता है कि जैसे फॉर एग्जांपल मैं आपसे कहूँ कि आपके हाथ में एक स्ट्रिंग है या एक रस्सी का पीस है, टुकड़ा है ना, तो आप उसके ऊपर ज़ोर से अपने हैंड से बीट करते हैं या कोई चीज़ उसके ऊपर ज़ोर से प्रेस करते हैं। इसका मतलब है वो जो स्ट्रिंग आपका मीडियम था उसके अंदर आपने अपने हाथ से डिस्टर्बेंस प्रोड्यूस करवाई है, तो वो स्ट्रिंग यूँ वाइब्रेट करना शुरू करेगा इन द फॉर्म ऑफ लूप। तो हम कहते हैं यहाँ पर जो है वो वेव्स प्रोड्यूस हो गई हैं। ठीक है। सो बेसिकली अगर हम प्रॉपर डिफ़ाइन करना चाहें वेव को, तो हम कहते हैं इट इज़ द डिस्टर्बेंस इन द मीडियम। मीडियम क्या होता है कि जिस जगह पर आप वेव प्रोड्यूस करवा रहे होते हैं ना, उसे हम मीडियम कह सकते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल पानी में वेव प्रोड्यूस हो रही हैं तो वो वाटर वेव हो जाएंगी। जैसे हमने साउंड वेव का जिक्र सुना होता है कि हमारे एटमॉस्फेयर में मौजूद एयर मॉलिक्यूल के वाइब्रेट करने की वजह से जो वेव प्रोड्यूस हो रही होती हैं उसे हम साउंड वेव कहते हैं। इसके अलावा आपने अर्थक्वेक के लिए सेस्मिक वेव का नाम सुना होगा। इससे पहले भी चूँकि आप फिज़िक्स मैट्रिक में पढ़ चुके हैं तो आपने इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव, मैकेनिकल वेव, लॉन्गिट्यूडनल वेव, ट्रांसवर्स वेव, बहुत सारी वेव्स के बारे में डिस्कशन की होती है। ठीक है। डिपेंडिंग अपॉन देयर प्रॉपर्टी हम बहुत सारी वेव के बारे में इससे पहले भी डिस्कस कर चुके होते हैं, और इस चैप्टर में भी हम वेव्स की डिफरेंट टाइप पर डिस्कशन भी करेंगे और उनमें डिफरेंस भी देखेंगे कि कोई भी दो स्पेसिफिक टाइप में डिफरेंस क्या होते हैं। दूसरी इंपॉर्टेंट बात यह है कि जब वेव ट्रैवल करती है, व्हेन वेव ट्रैवल इट कैरी एनर्जी एंड इंफॉर्मेशन। जब भी वेव एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट की तरफ ट्रैवल कर रही होती है ना, तो वेव अपने साथ सम अमाउंट ऑफ एनर्जी और सम अमाउंट ऑफ इंफॉर्मेशन लेकर जा रही होती है। ठीक है। अब वो आपकी बुक में आपको डिफरेंट एग्जांपल्स दे रहा है कि जैसे देखें, जब भी वेव प्रोड्यूस होगी ना, तो वेव को प्रोड्यूस करवाने के लिए आपको मीडियम में डिस्टर्बेंस प्रोड्यूस करवानी पड़ेगी। अब मीडियम में डिस्टर्बेंस, अगर आपके पास बहुत सारा खुला पानी है कहीं पर और आप उस पानी के अंदर एक स्टोन फेंकते हैं, इसका मतलब है आपने वाटर के अंदर डिस्टर्बेंस प्रोड्यूस करवाई है ना, तो रिजल्ट में जो वेव बनेगी उन्हें हम वाटर वेव कहते हैं। इस तरह से अगर साउंड वेव ने प्रोड्यूस होना है तो हम कहते हैं कि हमारे एटमॉस्फेयर में एयर मॉलिक्यूल्स मौजूद हैं, अगर वो वाइब्रेट करेंगे तो उनके वाइब्रेट करने के नतीजे में जो वेव प्रोड्यूस होंगी उन्हें हम साउंड वेव्स कहेंगे। इसके अलावा हम कहते हैं कि अर्थक्वेक जब भी आता है तो हमारे अर्थ में मौजूद जो सरफेस ऑफ द अर्थ है, वो जो प्रेशर है या और जो एनवायरमेंटल कंडीशंस हैं उनके चेंज करने की वजह से या उनमें जब डिस्टर्बेंस प्रोड्यूस होती है तो हमारे पास अर्थ वेव या सेस्मिक वेव प्रोड्यूस हो रही होती है। ठीक है। इसके अलावा वो आपसे कह रहा है कि कुछ वेव्स ऐसी होती हैं जो जब भी ट्रैवल करती हैं तो उनको ट्रैवल करने के लिए मीडियम की ज़रूरत होती है। ठीक है। और कुछ वेव्स ऐसी होती हैं कि जिनको ट्रैवल करने के लिए मीडियम की ज़रूरत नहीं होती है। इसके अलावा वो आपको डिफरेंट वेव की एग्जांपल्स बता रहा है कि हमने इससे पहले भी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव के बारे में पढ़ा है, हमने लाइट और साउंड वेव के बारे में पढ़ा है, हमने विजिबल लाइट के बारे में या विजिबल वेव के बारे में, एक्स रेज के बारे में हमने पढ़ा है, अल्ट्रासाउंड वेव के बारे में। तो डिफरेंट वेव को प्रोड्यूस करवाने के लिए आपको डिफरेंट तरह के मीडियम्स या डिफरेंट तरह के मीडियम्स चाहिए होते हैं, और जब भी आप उन मीडियम के अंदर डिस्टर्बेंस प्रोड्यूस करवाते हैं तो फिर उसके रिजल्ट में हमारे पास वहाँ से वेव्स प्रोड्यूस हो जाती हैं। ठीक है। ये तो बेसिक छोटा सा इंट्रोडक्शन था हमारे चैप्टर का कि वेव को प्रोड्यूस या जनरेट कैसे करवाया जा सकते हैं। इस चैप्टर का जो हमारा पहला टॉपिक है दैट इज़ 9.1 और वो है इंटेंसिटी ऑफ द वेव से रिलेटेड। अब जैसे देखें, ये जो टॉपिक है ये कोई मतलब बहुत इंपॉर्टेंट या बहुत इसमें ऐसी कोई कॉम्प्लेक्स बात नहीं है, बस सिर्फ छोटी सी एक डेफिनेशन है कि इंटेंसिटी होती क्या है। कि इंटेंसिटी का वर्ड मतलब जब भी हम सुनते हैं तो हमारे माइंड में आता है शिद्दत ना, यानी कि कोई भी वेव जो प्रोड्यूस हो रही है वो कितनी इंटेंस है, यानी कि अगर उस वेव के नतीजे में डिस्ट्रक्शन प्रोड्यूस हो रही है तो वो कितनी ज़्यादा प्रोड्यूस हो रही है। ठीक है। इंटेंसिटी को अगर हम क्वांटिफाई करने की बात करें या मेजर करने की बात करें तो हम कहते हैं इंटेंसिटी जो है ना, ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है, इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्क्वायर ऑफ एम्पलीट्यूड। कि अगर किसी भी वेव का एम्पलीट्यूड ज़्यादा है तो हम कहते हैं कि उसकी इंटेंसिटी भी ज़्यादा है, अगर किसी भी वेव का एम्पलीट्यूड कम है तो हम कहते हैं उसकी इंटेंसिटी भी कम है। अब व्हाट इज मेंट बाय एम्पलीट्यूड, ये एम्पलीट्यूड क्या होता है? तो देखिए, वेव्स जब भी ट्रैवल करती है ना, नॉर्मली जब हम वेव के ट्रैवल करने की बात करते हैं तो हम कहते हैं वेव्स ट्रैवल इन द फॉर्म ऑफ क्रस्ट
एंड ट्रफ। ये बहुत बेसिक सी बात है, मतलब जब हम 10th क्लास में वेव की डिस्कशन करते हैं तो सबसे पहले हमने जनरल यही पढ़ा होता है कि जी ये जो वेव है उसको हम डायग्रामेटिकली यूँ ड्रॉ करते हैं, ये जो वेव का पोर्शन है इसे हम कहते हैं क्रस्ट ऑफ द वेव है, और ये जो वेव का पोर्शन होता है जो बॉटम की तरफ होता है इसे हम कहते हैं ट्रफ ऑफ द वेव है, ठीक है। अब अगर आपके माइंड में ये आ रहा है कि वेव कंप्रेशन और रेयरफेक्शन की फॉर्म में भी ट्रैवल करती हैं, नोड और एंटी नोड में भी ट्रैवल करती हैं, तो वो डिफरेंट वेव की टाइप्स होती हैं जिनमें हम डिफरेंट तरह से वेव का ट्रैवल करने के फिनोमेना को डिस्कस कर लेते हैं, ठीक है। अब एम्पलीट्यूड क्या होता है कि मीन पोजीशन से लेकर जितना भी कोई वेव मैक्सिमम फासला कवर कर रही होती है ना, इसको हम कहते हैं दैट इज़ एम्पलीट्यूड ऑफ द वेव, ठीक है। डिस्टेंस कवर्ड बाय द वेव फ्रॉम द मीन पोजीशन टू द हाईएस्ट पॉइंट, कि जितना भी कोई भी वेव मीन से लेकर मैक्सिमम जिस पॉइंट तक जा रही होती है उसे हम एम्पलीट्यूड ऑफ द वेव कहते हैं। तो इंटेंसिटी का एम्पलीट्यूड के साथ डायरेक्ट रिलेशनशिप हुआ, जिस वेव का एम्पलीट्यूड ज़्यादा होगा उस वेव की हमारे पास इंटेंसिटी भी ज़्यादा होगी, ठीक है। अब अगर हम इंटेंसिटी को मैथमेटिकल रिलेशनशिप में लिखना चाहें तो इंटेंसिटी पावर पर यूनिट एरिया होती है, ठीक है। अब अगर पावर का ऐसा यूनिट की बात करें तो होता है वाट, और एरिया का जो ऐसा यूनिट है दैट इज़ मीटर स्क्वायर, तो इंटेंसिटी का यूनिट होता है वाट पर मीटर स्क्वायर, वाट पर मीटर स्क्वायर, ठीक है। अब यहाँ पे आप देखें तो पावर का फार्मूला वर्क बाय टाइम भी होता है ना। अब वर्क और एनर्जी आपस में इंटर कन्वर्टेबल होते हैं, तो आप इसकी जगह पे E/T भी लिख सकते हैं। इसको अगर हम यहाँ पर पुट कर दें स्टूडेंट्स तो हमारे पास I का फार्मूला बन जाएगा E डिवाइडिंग बाय A मल्टीप्लाइड बाय T, यानी कि आप यूँ कह सकते हैं कि हाउ मच एनर्जी is transferred from certain area in a given time, कि किसी भी पार्टिकुलर टाइम के ऊपर किसी भी एरिया में से कितनी एनर्जी जो है वो वेव ने ट्रांसफ़र की है उसे हम कहते हैं दैट इज़ इंटेंसिटी ऑफ द वेव, ठीक है। यानी कि आसान या सिंपल बात आप यूँ कह सकते हैं कि जब भी वेव प्रोड्यूस होगी तो ये अपने डिस्टर्बेंस की वजह से प्रोड्यूस होगी, और जब भी वेव डिस्टर्बेंस की वजह से प्रोड्यूस होगी तो ये अपने साथ कुछ ना कुछ एनर्जी लेकर जाएगी। वो एनर्जी कितनी होगी या वो जो वेव है वो कितनी इंटेंस होगी, ये हमें इसका एम्पलीट्यूड बताएगा। कि वेव का एम्पलीट्यूड ज़्यादा है तो इसका मतलब है वो वेव ज़्यादा इंटेंस होगी, और वेव का एम्पलीट्यूड कम है तो वो वेव कम इंटेंसिटी, क्योंकि जैसे नॉर्मल सी बात है ना कि अगर आपके सामने या आपके करीब कहीं पर बहुत ज़्यादा लाउड म्यूज़िक लगा हुआ हो ना, तो हम कहते हैं कि बहुत ज़्यादा लाउड म्यूज़िक की आवाज़ से आपका जो नर्व सिस्टम है वो ब्रेक डाउन हो जाता है, या आपकी सुनने की जो सलाहियत है वो कम होना शुरू हो जाती है। मतलब बहुत ज़्यादा लाउड म्यूज़िक अगर आप बहुत देर के लिए सुनते हैं तो आपको हेडेक फील होना शुरू हो जाता है, ठीक है। इसके अलावा डिफरेंट जगहों पर अगर वेव की इंटेंसिटी बहुत ज़्यादा हो जाती है तो वो हमारे लिए डिस्टर्बेंस या डिस्ट्रक्शन प्रोड्यूस करवाती है। जैसे अगर बहुत ज़्यादा अर्थ की जो लेयर्स हैं उसके दरमियान में बहुत ज़्यादा वाइब्रेशन प्रोड्यूस हों तो उसके नतीजे में अर्थक्वेक आता है, और अगर वेव ज़्यादा तेज़ी से वाइब्रेट कर रही होती है तो फिर जो अर्थक्वेक की इंटेंसिटी है वो ज़्यादा होती है, और उसके रिजल्ट में हमारे पास ज़्यादा डिस्ट्रक्शन प्रोड्यूस हो रही होती है। बिल्कुल इस तरह पानी की बात है कि अगर पानी की लहरें या पानी में बनने वाली जो वेव्स हैं वो ज़्यादा स्पीड से आ रही होती है तो वो अपने रास्ते में आने वाली जो भी चीज़ होती है वो उसको अपने साथ बहा के ले जाती हैं। इस एग्जाम्पल को तो आपने 10th क्लास में भी पढ़ा था ना कि वेव के रास्ते में जो भी हर्डल आती है तो वेव इररिस्पेक्टिव ऑफ द हर्डल प्लेस्ड इन द पाथ होती है, कि अगर आप वेव के रास्ते में कोई हर्डल रखेंगे तो वेव की सेहत पर कोई असर नहीं पड़ता। हर्डल के आने की वजह से वेव रुकती नहीं है बल्कि उसको भी अपने साथ लेकर चली जाती है, यानी कि ट्रांसफ़र करके चली जाती है। तो जब भी किसी भी मीडियम में डिस्टर्बेंस प्रोड्यूस होगी तो उसके नतीजे में जो वेव बनेगी उसकी इंटेंसिटी एम्पलीट्यूड पे डिपेंड करी होगी। अगर वेव के एम्पलीट्यूड ज़्यादा है तो इंटेंसिटी ज़्यादा है, और अगर एम्पलीट्यूड कम है तो इंटेंसिटी कम है। अब आप अपनी बुक का पेज नंबर 152 ओपन करें तो इसमें कोई ऐसी मतलब बात नहीं है जो डिफ़िकल्ट हो, जस्ट वो आपको रिलेशनशिप बता रहा है कि इंटेंसिटी का एम्पलीट्यूड के साथ डायरेक्ट रिलेशनशिप होता है। इक्वेशन नंबर 9.1 में वो आपको इंटेंसिटी का फार्मूला बता रहा है। 9.1b में वो थोड़ी सी डेरिवेशन बता रहा है कि पावर वर्क बाय टाइम होती है, वर्क और एनर्जी आपस में इंटर कन्वर्टेबल है, तो E/T करके आपके पास इक्वेशन नंबर 9.1b बन जाती है। और SI यूनिट जो इंटेंसिटी का है दैट इज़ वाट पर स्क्वायर मीटर। तो अगर हम SI यूनिट की बात करें तो वो हम कहते हैं कि वाट पर स्क्वायर मीटर है, ठीक है।